तो आपने स्टार्ट करे अपना जो केस है वो है केस नंबर 47 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसको पहले बोला जाता था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। सो दिस इज इन विच कोर्ट, व्हाट इज द फोरम? BOM इज बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। सो दिस इज इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ये क्या है? अपील है, क्या है? इट्स अ रिट पेटिशन, ठीक है। सो वी हैव अ पेटिशनर एंड अ रेस्पोंडेंट, ठीक है। नाउ इसमें क्या हुआ था, फैक्ट्स में आने के पहले आपसे एक बस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मर्जर्स एंड अमैल्गमेशंस जब अपने पढ़ेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ CRI, ठीक है, या अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो अगर आप पढ़ के आए हो फर्स्ट पार्ट ऑफ CRI, उसमें मर्जर्स एंड अमैल्गमेशंस जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता है, हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 237 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो अगर चाहे तो किसी भी दो कंपनीज को इन पब्लिक इंटरेस्ट कंपल्सरीली अमैल्गमेट करा सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास एन ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट जिसे बोला जाएगा कंपनी ए एंड कंपनी बी विल हैव टू कंपल्सरीली मर्ज, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत चीज होता है उसमें, आप पहले दोनों कंपनीज को स्कीम भेजते हो, उनसे अप्रूवल लेते हो वगैरह वगैरह, उनका ऑब्जेक्शन वगैरह वगैरह काफी चीज है, ठीक है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दिस पावर, ठीक है। प्रोसेस में अगर घुसे तो प्रोसेस में एक शॉर्ट में अगर हम आपको प्रोसेस बताते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कंपनी ए एंड कंपनी बी, अगर हम बोल रहे हैं येस एकेडमी एंड एक और कोई एकेडमी है, वो कल मर्ज कर जाएगी और ये ICSI डायरेक्टली बोल रहा है, तो आज येस एकेडमी के लोगों का एंड वो दूसरे एकेडमी के लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, राइट। तो हम डायरेक्टली ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट में करना है फिर भी मेरा इंडिविजुअल राइट तो है ना, है ना। व्हाट इफ वहां पे MCS का कोई और टीचर रहा और मेरे को निकाल दिया जाए यहां से, मेरा इंडिविजुअल राइट अफेक्ट हो रहा है, राइट। सो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा ऑर्डर पास करती है उसके पहले दोनों कंपनीज को भेजती है स्कीम, दोनों कंपनीज को नोटिस भेजती है, स्कीम भेजती है कि हम इस स्कीम के हिसाब से आप लोग का अमैल्गमेशन करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमें बताओ, ठीक है। आप उनको ऑब्जेक्शन बता सकते हो बट आप उनको डायरेक्टली यस या नो नहीं बोल सकते, आप उनको ये नहीं बोल सकते नहीं मत करो हम नहीं मानेंगे, मानना तो आपको अल्टीमेटली पड़ेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट अ गुड बॉय जैसे आपसे बस पूछ रही है कि इज इट एक्सेप्टेबल टू यू, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्शन है आप बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आके फिर अगर आपका ऑब्जेक्शंस वैलिड है तो उन ऑब्जेक्शंस का टेक केयर करेगी एंड अगर ऑर्डर पास करना है तो कर देगी, ठीक है। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना ऑब्जेक्शंस देने का। नाउ इस केस में भी ये जो अपना 63 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है ना, ठीक है, उसको नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड इसके साथ कंपल्सरली अमैल्गमेट करने का ऑर्डर पास किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर पास किया। अब ऑर्डर पास करने के पहले डेफिनेटली भेजा होगा अपना स्कीम, नोटिस भेजा होगा, क्या मंगवाएगा उनसे? कंपनी से ऑब्जेक्शन मंगवाया होगा ना। सो कंपनी से ऑब्जेक्शन मंगा, यू आर ऑल्सो हैव ऑल्सो कम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बोथ ऑफ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ना, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन मंगवाया होगा उनसे, ठीक है, ऑब्जेक्शन मंगवाया। हमारा पेटिशनर जो है यहाँ पे 63 मून्स प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, मून्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शंस दिया भी, ठीक है। ऑब्जेक्शंस मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है कि ठीक है कि नहीं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट देखा ऑब्जेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन में उतना दम नहीं लगा तो दे वर लाइक यार चक इट, नहीं चाहिए अपने को, ये ऑब्जेक्शंस नहीं मानेंगे हम लोग, वील गो अहेड विद द स्कीम। और उन लोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। एक बार आपके अगेंस्ट एक नोटिफिकेशन आ जाता है ऑफिशियल गजेट में, द अमैल्गमेशन हैज टू हैपन एज पर लॉ। सेक्शन 237 ये बात बोलता है एक बार ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकल आए तो अमैल्गमेशन होगा। तो इस केस में ऑब्जेक्शंस मंगवाया, ऑब्जेक्शंस उनको ठीक नहीं लगा तो दे लाइक चक इट, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड उन लोगों ने ऑफिशियल गजेट में ऑर्डर निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन लेके आए हैं वही कंपनी वाले। वो लोग का कुछ कुछ कंटेंशन है, वो लोग बोल रहे हैं कि अपना जो भी ये निकला है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर निकला है, इट इज नॉट फेयर एंड जस्टिफाइड। क्यों? देखिए, फर्स्ट, बिकॉज इट इज इन ग्रॉस ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वॉज ग्रांटेड, ठीक है, एक्सेप्ट टू एनी अफेक्टेड पार्टीज एक्सेप्ट FTIL एंड NACL। मतलब दो कंपनीज अमैल्गमेट कर रही है, दोनों कंपनीज को आपने नोटिस भेज दिया, बोला पर्सनल हियरिंग के लिए आना है तो आ जाओ, ठीक है। अब अगर दो कंपनीज अमैल्गमेट करती है तो कंपनीज के अलावा भी कई लोग अफेक्ट होते हैं ना उससे। आज अगर येस एकेडमी और एक और एकेडमी अमैल्गमेट कर जाए या अगर डीमर्ज ही कर जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगा आके। तो उनका पहला बात ये बोलना था कि आपने येस एकेडमी और दूसरा एकेडमी को मौका दिया, बट आपने बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इन दिस केस द स्टूडेंट्स, उनको तो मौका ही नहीं दिया कुछ भी बोलने का। अल्टीमेटली राइट्स तो उनका भी अफेक्ट हो रहा है ना। दैट वाज देयर फर्स्ट कंटेंशन कि आपको हर एक इंसान को पर्सनल हियरिंग देना चाहिए था। समझा सबको? उनका सेकंड कंटेंशन वाज
they did not properly consider the objections and suggestions made by the affected parties. हम लोगों ने नोटिस के रिप्लाई में जो भी ऑब्जेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर ही नहीं किया, ऐसा वो बोल रहे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर ही नहीं किया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग बस इतना देखने वाले. उनका थर्ड कंटेंशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवर्स एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं वहां पे, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अगेंस्ट कंपनी जा रहे थे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करके ये डिसीजन लिया था इनको मर्ज करने का. तो एज पर द कंपनीज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट मिला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कॉल मी टू एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट. हो सकता है मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन हो, राइट हो सकता है ना मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन हो. तो इनका यही कहना है कि तीसरा गलती सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स मिला जिसपे वो रिलाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मुझे कभी बुलाया ही नहीं. ठीक है, एंड उनका लास्ट कंटेंशन है कि जो हमारे पास ड्राफ्ट ऑर्डर आया था उसमें, अब ऑफ कोर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दो कंपनीज को अमेलगमेट करी तो रीजन तो देगी ना. तो उनका बोलना है हमारे पास जो ड्राफ्ट ऑर्डर आया था उसमें रीजन कुछ और दिया गया था, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है, जो ऑफिशियल गजेट में ऑर्डर निकला है उसमें कुछ और ग्राउंड दिया जा रहा है फॉर अमेलगमेशन. सो उसमें ही डिस्पैरिटी है. तो इन 4 रीजंस के वजह से दिस ऑफिशियल गजेट का नोटिफिकेशन शुड बी सेट असाइड. समझा? तो 2 कंपनीज थी ए एंड बी, दोनों कंपनीज को कंपल्सरली अमेलगमेट करने का ऑर्डर पास हो गया इन दी ऑफिशियल गजेट. उस बात पे जो कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है वो रिट पिटीशन लेके आई है, बोल रही है कि प्लीज इस ऑफिशियल गजेट, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया जाए, हटा दिया जाए. ठीक है, डिसमिस कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए. क्यों? फर्स्ट, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया. केवल दोनों कंपनी से पूछे आपने बाकी लोगों को हियरिंग का मौका नहीं दिया. सेकंड, हमने जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे उन ऑब्जेक्शंस को उन्होंने भाव ही नहीं दिया, वो अपने हिसाब से कर रहे जो भी कर रहे. थर्ड क्या था कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई किया वो डॉक्यूमेंट्स मेरे अगेंस्ट है, तो मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने तो बुलाए. हो सकता है आई वुड हैव हैड सम एक्सप्लेनेशन, उन्होंने वो भी नहीं किया. एंड द लास्ट इज जो ड्राफ्ट ऑर्डर में रीजन स्टेट किया गया था इट इज डिफरेंट फ्रॉम जो असली ऑर्डर में रीजन दिखाया गया है. तो देयर इज अ डिस्पैरिटी उन्हीं के बातों में. तो इन सब चीज के वजह से रिट पिटीशन शुड बी अलाउड एंड दे शुड, मतलब ये जो ऑर्डर निकला है इसको कैंसिल कर दो. समझा सबको? कंटेंशन समझा पार्टी का? आपको क्या लगता है ये जो कंटेंशन पार्टीज निकाली है आर दी सफिशिएंट टू रिजेक्ट द ऑर्डर ऑफ अमेलगमेशन? अगर लगता है हाँ तो वाई, नहीं तो वाई. चलो फर्स्ट वाले में देखते हैं. बाकी स्टेक होल्डर्स को भी पर्सनल हियरिंग का मौका देना चाहिए. आज अगर यस एकेडमी किसी और एकेडमी से जाके मिल जाती है तो स्टूडेंट्स को भी मौका देना चाहिए आपको पर्सनल हियरिंग का, क्योंकि स्टूडेंट्स का राइट्स अफेक्ट हो रहा है. इज दिस अ वैलिड ग्राउंड टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ अमेलगमेशन? किसको किसको लगता है हाँ इट इज? वाई? पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट नहीं हो रहा है. एनी स्टेक होल्डर, एनी अफेक्टेड पार्टी. ओके, एनीबडी एल्स? आज महिती स्नूजिंग. शी वाज स्लीपिंग इन द क्लास ऑल्सो, आई सॉ. कॉलेज. एनीवे, बताओ. अरे यहां पे भी आप लोग ने हाथ उठाया ना. सेम रीजन, बिकॉज जो अफेक्ट हो रहे उनको राइट देना ही पड़ेगा हियरिंग का. ओके, बाकी किसको किसको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड? वाई? ओके, दैट मेक्स सेंस. That makes sense. What she's saying कि कंपनी को एनी डे कॉमर्शियल विजडम कंपनी का बेटर होता है दैन द पब्लिक. एनी डे, बिकॉज कंपनी में जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहां पे. ठीक है, तो अगर कंपनी को हियरिंग का मौका दे दिया है और लोग ने एक्सेप्ट कर लिया तो इट्स ओके ना. हर एक पब्लिक को क्यों देना है? एनी अदर रीजन? दैट इज द बिगेस्ट रीजन. आज अगर यस एकेडमी किसी और एकेडमी से मिल जाती है, चलो यहाँ पे आप लोग 20-25 बच्चे बैठे हैं भाई, एग्जीक्यूटिव में 100 बच्चे, फाउंडेशन में 100 बच्चे, तो क्या एक एक इंसान का पर्सनल हियरिंग कराना मुंह का बात होता है? या इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये 2 ग्राउंड्स था. एक तो ये था कि अगर कंपनी ने अपने कॉमर्शियल विजडम में एक्सेप्ट कर लिया है तो बाकी लोगों से हम क्यों पूछेंगे, बाकी लोगों को उतना विजडम नहीं है. एंड सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल. प्रैक्टिकल ही नहीं है कि हम एक एक स्टेक होल्डर से जाके पूछे. कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होता ही है, तो हम एक एक इंसान से नहीं पूछ सकते. मेनली अफेक्ट कौन लोग हो रहे हैं?
द कंपनीज, हमने कंपनीज को पूछ लिया, बात खत्म हो गई। अपना एक्ट भी बोलता है कि कंपनीज को हियरिंग मिलना चाहिए, तो भाई कंपनीज को तो हमने हियरिंग दे दी ना, तो बात खत्म। हमको एक एक इंसान को जानना नहीं था। तो कि यहां पे कोई भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है? नहीं हुआ है। जिसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए था उसको मिला है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला है, तो बात यहीं खत्म। सब लोग कन्विंस्ड हो इस बात से? एनीबडी जो इस बात से कन्विंस नहीं है? सब कन्विंस्ड हो? आते हैं सेकंड वाले पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अगर वो मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करते तो मेरे ऑब्जेक्शंस में इतना दम था कि वो कभी मना ही नहीं कर सकते। क्या आप श्योरिटी के साथ ये चीज बोल सकते हो कि मेरे ऑब्जेक्शंस में इतना दम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मना ही नहीं कर सकता? बोल सकते हो क्या ये बात कि मेरा ऑब्जेक्शंस इतना स्ट्रांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंसिडर करता तो मना नहीं कर सकता था? द फैक्ट दैट उन्होंने मेरे ऑब्जेक्शंस को मना किया शोज कि उन्होंने मेरे ऑब्जेक्शंस कंसिडर ही नहीं किए। कैन यू से दैट दिस कॉन्फिडेंटली? नहीं, इनका बोलना है कि आपने ऑब्जेक्शंस मंगवाया, मैंने ऑब्जेक्शंस आपको दिया, आप ऑब्जेक्शंस लेके साइड में रख दिया और बोले रिजेक्टेड और आगे बढ़ गए। समझा सबको क्वेश्चन? ये साइड सबको सब क्वेश्चन समझा? तो क्या ये फैक्ट कि आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया है कंक्लूसिवली ये चीज दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडर ही नहीं किया? इट डजंट शो दैट, राइट? हो सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडर किया एंड आप फालतू बात करते इसलिए रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? सो इज दिस अ वैलिड ग्राउंड टू सेट असाइड द ऑर्डर? नो, तो इससे भी नहीं होगा। थर्ड, जितना भी आपने डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया था, आपको डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने का मेरे को मौका देना चाहिए था। नाउ ये बात जब कंपनी उठाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको जब स्कीम भेजे थे, जब आपको ऑब्जेक्शन उठाना था उस समय उठाना चाहिए था ना ये सब बात भी। हम एक एक डॉक्यूमेंट थोड़े आपको लेके आके दिखाएंगे, बताओ ये डॉक्यूमेंट का कुछ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। आपको स्कीम भेजा गया, आपको ऑब्जेक्शन उठाने का मौका भी मिला, आप उसमें सब चीज लिख के भेजो अपना, राइट? तो क्या अलग से हम एक एक डॉक्यूमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन मांगने जाएंगे? हमें लगता है एक डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन मांगने में क्या जाता है, बट डॉक्यूमेंट सोचो कितने सारे होंगे। हम क्या एक एक का अलग से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू सेट असाइड दी व्हाट? सेट असाइड दी ऑर्डर। अब आ जाओ लास्ट राउंड में। ड्राफ्ट ऑर्डर में जो रीजन लिखा हुआ था इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर का रीजन। इज दिस अ वैलिड ग्राउंड टू सेट असाइड दी जजमेंट, सेट असाइड दी ऑर्डर? दोनों रीजंस लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ ही इशारा कर रहे थे। हाँ, दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। इनका बोलना है जज ने जब इसको अप्रूव किया तो उसने तो फाइनल ऑर्डर को ही कंसिडर किया ना, फाइनल ऑर्डर वाज वैलिड, ठीक है? प्लस ड्राफ्ट ऑर्डर में जब वो आता है अपना क्या बोलते हैं रीजन आपने जो दिया था वो भी पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ ही जा रहा था और फाइनल ऑर्डर का रीजन भी पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ जा रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में ही तो हो रहा है। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है टू सेट असाइड द ऑर्डर? किसी को लगता है कि आप इस ग्राउंड पे ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हो? नहीं लगता? पक्का? तो कन्विंस हो चारों पॉइंट्स क्यों वैलिड नहीं हुआ इस कंपनी का? दिस इज द रीजन व्हाई the order was decided in the favor of Union of India. That is the respondent. The court said कि आपके चारों contentions बकवास है, आपको प्रॉपर मौका मिला था, प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रॉपर्ली फॉलो हुए थे, सारे चीज जैसा होना चाहिए वैसा हुआ था, इसीलिए दिस ऑर्डर विल नॉट बी सेट असाइड, आपको अमालगमेशन करना पड़ेगा। समझा सबको? ठीक है? हाँ, उन्होंने एडिशनली ये भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी भी बनाई थी टू कंसिडर, एनालाइज, एड्रेस सब चीज, वो उन्होंने भी प्रूफ कर दिया। जब आप सामने वाला पार्टी बोल रहे हैं ना कि आपने मेरे ऑब्जेक्शंस कंसिडर नहीं किए, तो यहां पे यूनियन ऑफ इंडिया ने दिखा दिया हमने भाई एक कमिटी बनाई थी, उस कमिटी ने बैठ के आपके एक एक ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया है। दिस मींस कि आपका ऑब्जेक्शंस कंसिडर हुआ है, ठीक है? उसके अलावा जब भी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विथ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन दोनों को बैलेंस किया गया, ठीक है? सो ऑर्डर में दोनों के इंटरेस्ट के लिए जगह बनाई गई है। सो इट्स अ फेयर ऑर्डर, ये सब चीज है। हाँ, उन्होंने बोला आप वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मींस आप क्या पाना चाह रहे थे वो इस लेवल का था, आपने जो उसके लिए एक्ट किया है वो इस लेवल का है, इट्स वेरी डिस्प्रपोर्शनेट। अगर हम चोरी करते हैं तो क्या उसके लिए मेरे को फांसी दी जा सकती है?
द पनिशमेंट, द एक्शन हैज टू बी प्रोपोर्शनेट, राइट? तो यहां पे कंपनी का बोलना था कि जो चीज पाना चाह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अमालगमेशन छोड़ के किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। उन्होंने बेमतलब का अमालगमेशन जैसा स्टेप उठा लिया, which is very disproportionate. The court held no, this was a proportionate step because यहां पे सबके बैलेंसेस, सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करके लिया गया, ठीक है? कमिंग टू वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस, उनका ये बोलना था कि जो भी एक्शन लिया गया इज वेरी अनरीजनेबल। तो कोर्ट ने बोला नहीं, इट्स नॉट अनरीजनेबल, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के समझ में आ रहा है कि इट्स अ रीजनेबल स्टेप, यही स्टेप लेना चाहिए था एक्चुअली। तो जितने कंटेंशंस थे कंपनी के सारे रिजेक्ट हो गए एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर वाज टीनेबल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है? हेंस द कोर्ट हेल्ड दैट द अमालगमेशन ऑर्डर वाज गुड इन लॉ। समझा सबको ये केस? सबको समझा? हाँ, आप लोग को समझा इधर? ठीक है, चलिए, अगर ये समझ गया तो अपने बढ़ते हैं आगे वाले केस में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। बढ़े अपने केस में। सो दिस इज केस नंबर 48, दिव्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विच इज द फोरम? सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इज अ सिविल अपील, ठीक है? सो देयर आर टू सिविल अपील्स बेसिकली, 4706, 4707, उनको क्लब कर दिया गया, सेम ही लोग किए होंगे क्योंकि। नाउ सुनिए इस केस में क्या हुआ था। There are certain types of actions जिसके लिए आपको कोर्ट का सुपरविजन चाहिए होता है। One such example is लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जब भी चल रही होती है आप कोर्ट के सुपरविजन में ही करते हो वो चीज। कोर्ट से हर चीज अप्रूव कराना है, कोर्ट से हर चीज सैंक्शन करना है, तभी आप वो स्टेप लोगे, राइट? तो यहां पे कंपनी थी, द कंपनी इज दिव्या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? लेट्स से द कंपनी इज ए, ठीक है? नाउ इनके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को बेचने का ऑर्डर आया है, ठीक है? एंड इन प्रॉपर्टीज को बिकना है अंडर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, ठीक है? सो इनको आप ऐसे नहीं बेच सकते। ये प्रॉपर्टीज जब बिकेगी तो वो फाइनल तभी होगी जब कोर्ट का अप्रूवल लग जाए, समझा? मतलब इसका रूल है, ये प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप बेचना चाह रहे हो आप बेच दो पहले, फिर कोर्ट के पास जाओ अप्रूवल लेने के लिए, कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तब आपका सेल फाइनल हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज के लिए कराया गया ऑक्शन, ठीक है? नाउ ऑक्शन में पीपल कैन कम अप विद देयर बिड्स, ठीक है? ऑक्शन में देयर इज अनदर पार्टी कॉल्ड एक्स। एक्स ने पहले बोला कि हम 37 लाख में इसको लेंगे, ठीक है? तो कंपनी बोली यार 37 लाख, मतलब ये ऑक्शन के पहले बोल दिया था 37 लाख लेंगे, तो कंपनी बोली यार 37 लाख इज वेरी लो, मतलब हमारा प्रॉपर्टी का दाम आराम से 1.5 करोड़ है, 37 लाख बहुत कम है, हम इसमें नहीं बेचने वाले। तो इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ऑक्शन में हम जो बिड डालेंगे वो बिड है 1.3 करोड़ का। समझा सबको? सो ऑक्शन के पहले वो एक्स आई और बोली कि एक काम करो, ऑक्शन कराने का जरूरत नहीं है, 37 लाख में मेरे को दे दो। कंपनी बोली तुम पागल हो क्या, 37 लाख कुछ दाम ही नहीं है, एटलीस्ट 1 से 1.5 करोड़ के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उतना देने के लिए रेडी हो तो बोलो, नहीं तो ऑक्शन कराएंगे। उस समय एक्स ने मना कर दिया, ऑक्शन में वापस आ गया, मुंह उठा गया एंड 1.3 करोड़ का बिड लगाया, ठीक है? और एक भी बिड कोई नहीं था जो 1.3 करोड़ के ऊपर आया था, ठीक है? तो ऑब्वियसली सेल किसके फेवर में जाएगा? एक्स के फेवर में, राइट? बिकॉज उसने सबसे हाईएस्ट बिड दिया, तो सेल एक्स के फेवर में चला गया, ठीक है? अब ये चीज याद रखेगा, 1.3 करोड़ वाज दी, मतलब वो भी बहुत फेयर अमाउंट नहीं था, वो भी एक ऐसे चिंदी अमाउंट था, बट बेटर देन 37 लाख, राइट? सो कंपनी ये सोची कि भाई ठीक है चलो 37 लाख से बेटर है 1.3 करोड़ में बेच दे, 1 करोड़ का तो अपने को नुकसान कम होगा, ठीक है? स्टिल इट वाज नॉट अ फेयर प्राइस, ठीक है? सो कंपनी ने एक्स के नाम पे ऑक्शन दे दिया एंड द हाईएस्ट बिड वाज एक्स का, ठीक है? क्या ये सेल अभी एब्सोल्यूट हुआ है? क्या ये सेल अभी एब्सोल्यूट हो गया है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कोर्ट का अप्रूवल चाहिए अभी, ठीक है? उसके बाद ए गई कोर्ट के पास फाइनल स्टेप के लिए, ठीक है? एक्स के साथ सब चीज हो गया, सब अग्रीमेंट हो गया, आप अग्रीमेंट बन गया है, आप ले लेना, बस कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। अग्रीमेंट बन गया है सब्जेक्ट टू कोर्ट्स अप्रूवल, सब चीज हो गया, कोर्ट के पास गई। जैसे ही कोर्ट के पास पिटीशन फाइल किया अप्रूवल के लिए, एक तीसरी पार्टी कॉल्ड वाई आई और बोली आई एम रेडी टू पे 2 करोड़ फॉर these properties because 2 करोड़ is the fair price। मतलब अगर सबसे कम भी प्राइस दो तो 2 करोड़ में मिलना चाहिए, आई एम रेडी टू पे 2 करोड़, प्लीज मेरे को दे दिया जाए। समझा यहां पे, ठीक है? एक्स बोल रही है भाई साहब ऑक्शन का मौका मिला था आपको, आपको ऑक्शन में आना चाहिए था।
ऑक्शन का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, सेल मेरे नाम पे हो चुका है, बस कोर्ट का हाँ चाहिए हम लोग को, बात खत्म। ठीक है, वाई बोल रही है कि भाई तुम्हारा ऑक्शन जो था उसमें तुमने जो प्राइस दिया इट्स नॉट अ फेयर प्राइस। ठीक है, और अभी भी आपका सेल एब्सोल्यूट नहीं हुआ है। जिस दिन एब्सोल्यूट हो जाएगा उसके बाद आपको राइट मिल जाता है, उसके पहले तो आपको कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको राइट नहीं है, कोई और बंदा आके बिड कर सकता है। एक्स बोला अगर ऐसा ही था तो फिर ऑक्शन का लास्ट डेट क्यों रखा गया? फिर तो आप कभी भी कोई भी आज तुमको भी बोल देगा लोग 2 करोड़ में बेचेंगे, कल कोई और बंदा आ जाएगा 2.5 करोड़ बोल के तो उसको दे देगा। ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको राइट मिल जाता है ना। यहां पे हाईएस्ट बिडर कौन था? एक्स था, तो एक्स को राइट मिल गया। एक्स बोल रहा है भाई मेरे को राइट मिल चुका है, ये जो फॉर्मेलिटी है अप्रूवल वाला इट्स अ मियर फॉर्मेलिटी जो हम कराने आए हैं, आप यहां से चल जाइए। समझा आपको? ठीक है, कोर्ट क्या डिसाइड करेगी ये बताओ आपके हिसाब से। नहीं, द केस इज बिटवीन ए एंड एक्स ऑफ कोर्स, बिकॉज ए चाह रही है ना कि 2 करोड़ में बेचे। ए तो यही चाहेगी 2 करोड़ में बेचे, तो ए इज ट्राइंग कि वी सेट असाइड दी ऑक्शन। एक्स इज सेइंग यू कैन नॉट सेट असाइड दी ऑक्शन बिकॉज तुम्हारे ऑक्शन के टाइम पे हम हाईएस्ट बिडर थे, मेरे को ही देना पड़ेगा। वाई ने बस आके बस बोल दिया 2 करोड़ है और साइड में आके बैठ गया, उतना ही काम किया। बताओ कोर्ट किसकी तरफ जाएगा? ए कंपनी की तरफ, दैट इज ऑक्शन सेट असाइड कर देगा, या एक्स की तरफ जाएगा, बोलेगा नहीं ऑक्शन था, जितने लोग ऑक्शन में बिड दिए उसी में जो हाईएस्ट बिडर था उसको मिलना चाहिए। हम लोग ये चीज बार बार नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं ए के मतलब द कंपनी की तरफ, दैट इज द ऑक्शन विल बी सेट असाइड। 1 2 3 4 वाई? तो फिर ऑक्शन कराने का पॉइंट ही क्या था? कोर्ट के सामने बुला के करा देते हैं। ऑक्शन का सिस्टम क्या होता है? जो उस समय बिड हाईएस्ट देगा वो, राइट? ऑक्शन का सिस्टम वही होता है ना, आपको इंस्टेंटली बिड देना होगा। तो फिर उस ऑक्शन का वैल्यू क्या रहा? राइट्स अभी वेस्ट नहीं किया है एक्स में, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। बट फिर आप मेरे को ये बताओ फिर ऑक्शन कराने का पॉइंट क्या था? वो ऑक्शन का कॉन्सेप्ट ही पूरा खत्म हो गया ना फिर तो फिर आपको ऑक्शन नहीं कराना चाहिए था। और कोई रीजन? कितने लोगों को लगता है इट विल गो इन द फेवर ऑफ एक्स, ये बोल के कि ऑक्शन था, ऑक्शन में बात हो गई, बात खत्म, अब हम चेंज नहीं कर सकते? क्यों? बट अभी तक सेल एब्सोल्यूट नहीं हुआ, जब तक एब्सोल्यूट नहीं हुआ तब तक हम चेंज कर सकते हैं। सेल एब्सोल्यूट कब होना था? ऑक्शन का वो कॉन्सेप्ट तब लगता है जब ऑक्शन में सेल एब्सोल्यूट हो जाता है। क्या यहां पे ऑक्शन में सेल एब्सोल्यूट हुआ? प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है, और फिर वो ऑक्शन में जो डिसाइड हुआ उसके बाद कोई आके बोलेगा हम 4 करोड़ देने के लिए रेडी है, फिर ऑक्शन कराएंगे, यही चलता रहेगा। बताइए, आपके कोर्ट में आए हैं भाई ये केस, बताओ क्या होगा? प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे जाना चाहिए, इसीलिए। बट कंपनी ने ना अग्री की थी 1.3 करोड़। ओके, एब्सोल्यूट होने के पहले बेटर ऑप्शन मिल गया, तो मतलब ऑक्शन का कोई भाव नहीं है। Auction is an invitation to offer. Then you make your bid. That is an offer. When I do this doc, that is an acceptance. So there's a valid contract of sale there. बताइए क्या होगा? X कितने लोग बोलते हैं X के फेवर में? फाइनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगेन वही हाफ ऑफ द क्लास, मोर देन हाफ। और कितने लोग बोलते हैं कंपनी के फेवर में? 1 2 3 4 5 6 और बाकी 1 2 3 नथिंग। आपने कहीं पे हाथ नहीं उठाया, किसमें? एक्स। तब ठीक है, चलिए। नाउ इस केस में कोर्ट ने क्या होल्ड किया? कोर्ट बोली नॉर्मल ऑक्शंस में जैसे ही ऑक्शन का हथौड़ी पड़ा 1 2 3, थर्ड हथौड़ी में इट्स एन एक्सेप्टेंस एंड वही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहां पे भी थर्ड हथौड़ी पे इट वॉज एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, राइट? ये तो सब अग्री करोगे, इट वॉज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब आ जाओ कोर्ट के पास।
कोर्ट का अप्रूवल के लिए हम कब जाते हैं कोर्ट के पास? क्या नॉर्मल सेल के टाइम हम कोर्ट के पास जाते हैं? नहीं ना, जिसका प्रॉपर्टी वही अप्रूव करेगा। तो ये पक्का कोई स्पेशल केस होगा तभी कोर्ट का अप्रूवल मांग रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब कोर्ट का अप्रूवल अगर हम मांग रहे हैं, मतलब कोर्ट को उस कंपनी के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रख के अप्रूवल देना है अपना, राइट? कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। यहां पे अगर ऑक्शन में बिड्स जो थे वो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे आते तो कोर्ट बीच में नहीं पड़ता। बट कोर्ट ने बोला आप जो बिड एक्सेप्ट करके मुंह उठा के आए हो वो बिड इज बिलो द मार्केट वैल्यू, एंड दिस अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सो बिकॉज इट इज अ वेरी स्पेशल केस, इट्स अ वेरी स्पेशल केस इन द सेंस यहां पे एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कोर्ट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखेगी, एंड जो बिड लिया गया था वो बिड मार्केट वैल्यू से कम का था, इसीलिए कोर्ट इंटरवीन्ड एंड कोर्ट सेड आपको ऑक्शन वापस कराना पड़ेगा। जो सेकेंड टाइम ऑक्शन करा रहे हो उसका बेस वैल्यू रखो 2 करोड़, मतलब वहां पे बिड स्टार्ट ही होगा फ्रॉम 2 करोड़। समझा सबको? ठीक है। क्या नॉर्मल केस में अगर मान लो यही केस है, फैक्ट्स चेंज करते, 1.3 की जगह हम लोग का जो बिड फाइनल था वो 2.5 करोड़ का होता, तो क्या कोर्ट इंटरवीन करती? नहीं करती, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू से ऊपर मिल रहा है, राइट? मान लो अगर हमें 1.3 करोड़ ही मिल रहा है लेकिन कोर्ट के अप्रूवल का सीन नहीं है, तो क्या सेल एब्सोल्यूट हो जाता? 1.3 पे सेल उसी समय एब्सोल्यूट हो जाता, ठीक है। बिकॉज ये एक स्पेशल केस था जिसमें 2 फैक्टर्स थे, एक तो अप्रूवल ऑफ द कोर्ट एंड दूसरा मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है, इसलिए द कोर्ट सेड यहां पे द ऑक्शन विल बी हेल्ड टू बी इनवैलिड एंड यहां पे एक फ्रेश ऑक्शन कराओ जिसमें बेस प्राइस विल बी 2 करोड़। तो अगर बेस प्राइस 2 करोड़ रखे तो इट विल एंश्योर कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू तो मिल ही रहा है, राइट? उससे ऊपर जो भी मिला वो उसी ऑक्शन में फाइनल हो जाएगा। समझा सबको? ठीक है, पक्का? सो कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए, द कंपनी, ठीक है। आइए देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है। द appellant offered 37 lakhs to purchase the properties. Thereafter, it increased the price to 1.3 crore. ठीक है। Subsequently, the offer was accepted and it was ordered that sale in its favor be confirmed. ठीक है, सेल कंफर्म करने के लिए हम जा रहे हैं अब। But before possession could be handed over और बिफोर द सेल डीड कुड बी एग्जीक्यूटेड, कुछ थर्ड पार्टीज आए एंड बोले कि 2 करोड़ में भी इसको बेचा जा सकता है। सेल इन फेवर ऑफ एप्लेंट वाज अकॉर्डिंगली कॉल्ड ऑफ एंड थर्ड पार्टी के बिड्स वर एक्सेप्टेड। मतलब जो इंसान बोल रहा है 2 करोड़ का बिड्स है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसलिए यहां पे लोग अपील में आए हैं। किसके फेवर में डिसाइड किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कंपनी है, जो रेस्पोंडेंट है। एप्लेंट इज यहां पे इस केस में एप्लेंट वाज एक्स। ऑफ कोर्स नीचे वाले कोर्ट ने एप्लेंट के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया ना, तो यहां पे अपील में एप्लेंट ही आएगी, वो बिडर ही आएगा ना, तो बिडर के यहां पे कंपनी के ही फेवर में पास किया गया। क्या बोला गया? Where the acceptance of offer is subject to confirmation of the court, the offerer does not by mere acceptance get any vested right. मतलब जहां ऐसा ऑक्शन हो रहा है जिसमें the acceptance is subject to confirmation by the court, वहां पे the mere fact ही आपने हाईएस्ट बिड किया और हमने हथौड़ी मार दी, उससे आपका सेल कंफर्म नहीं हो जाता। आपके सेल कंफर्म होने के लिए हथौड़ी मारना एंड उसके बाद कोर्ट का अप्रूवल, दोनों चीज चाहिए होता है। जब तक कोर्ट अप्रूव नहीं करता आपका सेल कंफर्म नहीं होता। सेल कंफर्म नहीं हुआ मतलब आपको कोई राइट अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सैटिस्फाई इटसेल्फ दैट जो भी चीज है जिस प्राइस पे भी बिक रहा है इट शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। समझा? अगर कोर्ट इंटरवेंशन नहीं होता, कंपनी अगर 1.3 में ही बेच रही है तो वो 1.3 में फाइनल हो जाएगा। अगर कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता तो ऑब्वियसली ना हथौड़ी गिरा एंड फाइनल। इस केस में वैसा नहीं होगा बिकॉज कोर्ट को देखना होगा जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट इज a sale can be set aside by the court on the ground that it was not just and proper exercise of judicial discretion वगैरह वगैरह if the sale is done at a grossly inadequate price. इस केस में द प्राइस वॉज इनएडिक्वेट। भाई 2 करोड़ मिनिमम मिल रहा है, आपको 1.3 करोड़ ही मिल रहा है, 70 लाख का डिफरेंस है। इट्स अ बिग डील। 70 lakhs इज अ बिग अमाउंट, राइट? तो यहां पे द कोर्ट सेट असाइड द ऑक्शन, सेट असाइड द सेल एंड सेड कि ऑक्शन वापस कराओ। ना तो 1.3 वाले का एक्सेप्ट करो ना 2 वाले का एक्सेप्ट करो। 2 वाले का क्यों नहीं एक्सेप्ट करो? क्योंकि वो तो ऑक्शन में आया ही नहीं ना, वो तो इनजस्टिस हो जाएगा। इससे बेटर है फ्रेश ऑक्शन कराओ जिसमें पूरे पब्लिक को वापस मौका दो और तुम यहां पे बेस प्राइस 2 करोड़ रखो कि उसके ऊपर ही बिड आएगा, तो अगली बार वैसी गलती नहीं होगी। समझा सबको? तो कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंपनी, सेट असाइड द प्रीवियस ऑक्शन एंड आस्क्ड फॉर अ न्यू ऑक्शन टू बी हेल्ड। चलेगा? चलिए,
इसी के साथ हमारा केस नंबर 49 आते हैं हम लोग, पी पुनैया वर्सेस जयपुर शुगर कंपनी लिमिटेड. आई डोंट नो why they write Jaipur as this. It's very weird. Jaipur. Anyway, the forum is, so what is it? Appellant कौन है? Appellant is पी पुनैया एंड रेस्पोंडेंट कौन है? जयपुर. अब सुनिए इस केस में क्या हुआ था. हम एक कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है. हमको कंपनी के अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन लेके जाना है. हम मुंह उठा के गए कोर्ट के पास, इंडिविजुअल शेयर होल्डर है हम मुंह उठा के गए कंपनी के पिटिशन लेके कोर्ट के पास, बोले आई एम अ शेयर होल्डर, मेरे को कंपनीज एक्ट बोलता है आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का लेके आ सकते हो, ये रहा मेरा पिटिशन, केस स्टार्ट कर दो. क्या कोर्ट स्टार्ट कर देगी केस? क्यों? सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो मिनिमम चाहिए ही ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ले जाने के लिए, राइट? ठीक है. नाउ इस केस में क्या हुआ था, द कंपनी, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस इट, हाउ दे राइट इट, जयपुर, JEY है कि JY है? JEY है ना. नाउ जयपुर इज द कंपनी, इसके अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन फाइल करना है. तो देयर आर 3 पीपल, लेट्स से 1 इज A, 1 इज B एंड C इज पुनैया. ठीक है. B पुनैया की डॉटर है, यहां तक समझा? B पुनैया की डॉटर है. B इंडिया में नहीं रहती है, ठीक है. और वो इंडिया में नहीं रहती. अगर आप लोग मान लो कोई शेयर्स खरीदोगे किसी भी कंपनी का और आप बाद में अब्रॉड शिफ्ट कर जाओगे, तो यू विल नीड समबडी हु विल टेक केयर ऑफ योर शेयर्स ओवर हियर, ठीक है. तो आप किसी के नाम पे क्या लिख के जाओगे उसको राइट्स देने के लिए? पावर ऑफ अटर्नी, राइट. सो बी ने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी साइन कर किया था अपने फादर के फेवर में. इट इज अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी. इसने अपने फादर के फेवर में एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी साइन किया था और बोला था कि मेरे जितने शेयर्स इस कंपनी के उन सबसे डील करेंगे मेरे पिताजी मेरे बिहाफ में, ठीक है. समझा सबको? जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है. नाउ जब जयपुर, ये भी जो भी कंपनी है, इसके अगेंस्ट हमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन लाना था, तो पुनैया एंड A, ये लोग दोनों ही यहां इंडिया में ना, ये लोग दोनों मिले. ये लोग बोले चल पिटिशन लेके जाते हैं. तो जब ये लोग ने अपना शेयर्स कैलकुलेट किया, इनको शेयर्स की कमी पड़ रही थी केवल अगर A एंड पुनैया को देखा जाए. तो पुनैया सेड एक काम करते हैं, मेरी बेटी को भी इसी के अंदर ले लेते हैं, उसका शेयर्स मिला के हमारा टोटल आ जा रहा है जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. समझा? तो A ने पूछा बट तुम्हारी बेटी क्या अब्रॉड से यहां आएगी साइन करने? तो पुनैया सेड नहीं बाबा, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, आई कैन एक्सरसाइज दैट राइट, आई विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ हर. ठीक है. तो उन्होंने उसके बिहाफ में साइन कर दिया, ठीक है, और पिटिशन फाइल कर दी. जब पिटिशन फाइल हुआ एंड कंपनी को बुलाया गया, कंपनी का एक ही बात कहना था, देखो भाई, जनरल पावर ऑफ अटर्नी इज अ जनरल डेलीगेशन ऑफ पावर. अगर हम आपके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटर्नी करते हैं तो हम एक जनरली पावर्स आपको दे रहे हैं कि आप जनरल काम करो, ठीक है. ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का पिटिशन जब लेके जाते हैं कोई इंसान, तो वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे होता है. मेरे को पर्सनली इस कंपनी से प्रॉब्लम है, इसलिए हम वो पिटिशन लेके जा रहे हैं. दैट इज नॉट अ जनरल राइट दैट अ शेयर होल्डर एक्सरसाइजेस, राइट. इट्स अ वेरी स्पेशल राइट. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी के एम्बिट में ये नहीं आता है. अगर किसी इंसान को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन लेके जाना है, उसको खुद आके वो पिटिशन साइन करना पड़ेगा, उसको पर्सनली वो पिटिशन साइन करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल राइट. मेरे को लग रहा है कि मेरी कंपनी मेरे अगेंस्ट बदतमीजी कर रही है, इसलिए हम अपनी ही कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हैं. इट्स अ वेरी पर्सनल राइट. यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन कंपनी. तो कंपनी का बोलना है, जब कंपनी का बोल, हेलो हेलो, एक सेकेंड. हेलो हेलो, आ रहा है क्या आवाज? हेलो हेलो, हेलो हेलो, नहीं आ रहा ना? फिर मेरा रिकॉर्डिंग आज बीच में जाएगा.
एनीवे चलिए, तो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, आ रहा है क्या हल्का हल्का, तो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उससे आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट लेकिन नहीं जा सकते, इज व्हाट द कंपनी सेड। पुनैया का बोलना है कि भाई मेरी बेटी बाहर रहती है, उसने मुझे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे राइट दिया है, उसने बोला आप जनरली सारे राइट्स कर लो, एंड जहां तक आप ये बात बोल रहे हो इट्स अ पर्सनल राइट, तो मेरी बेटी अभी 3 महीना पहले ही इंडिया आई थी, उस समय मैंने उसे सब चीज बता दिया था कि कंपनी ये बदतमीजी कर रही है एंड इसलिए हम कंपनी के अगेंस्ट एक पिटीशन लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर उस समय उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया थी बात, उसने मेरे को अलाउ कर दिया कि हाँ मेरे तरफ से साइन कर दो, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बावजूद भी मैंने उसे पर्सनल परमिशन लिया है, एंड हेंस द पिटीशन इज मेंटेनेबल। समझा सबको, ठीक है। तो ये चीज पुनैया का बोलना है। कंपनी का बोलना है हम कुछ नहीं मानेंगे, बेटी आके साइन करेगी तब भी आपका पिटीशन मेंटेनेबल होगा। बताओ क्या होगा, किसको किसको लगता है कि पिटीशन विल बी मेंटेनेबल? क्यों? ओके, पावर ऑफ अटॉर्नी है तो सारे राइट्स उनको आ चुके बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इधर किसको किसको लगता है कि इसमें बेटी को आके खुद से साइन करना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग दैट्स हैपनिंग? किसी को नहीं लगता? चलो फिर ठीक है। कोर्ट ने भी यही बोला, कोर्ट का यही बोलना था कि देखो भाई इट एक्चुअली इज अ वेरी पर्सनल राइट, आई एक्सेप्ट, ठीक है, बट जब एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा चुका है तो आप जनरली सारे राइट्स डेलीगेट कर दियो, ठीक है। एंड सेकेंडली इस केस में तो स्पेशली वो प्रूफ कर रहे हैं कि उनकी बेटी आई थी, बेटी को उन्होंने सब चीज बताया, तब बेटी ने बोला हाँ साइन कर दो, तो दिस शोज की बेटी का इस राइट के ऊपर भी बेटी ने आपको डेलीगेट कर दिया है, बेटी ने आपको ये राइट भी डेलीगेट कर दिया कि आप मेरे बिहाफ में साइन कर दो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड द ऑर्डर वाज पास इन फेवर ऑफ द एप्लेंट्स, ठीक है। आई विल जस्ट मेक अ कॉल इन द ऑफिस। मैम बता रहे हैं वो क्या होता है। हेलो, प्रसाद भैया को भेजो, माइक ऑफ हो गया। सो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, हम चाहते हैं कि आप मेरे शेयर्स के साथ डील करो, बट आप मेरे शेयर्स के साथ केवल इस एक्सटेंट तक डील करो कि आप डिविडेंड्स कलेक्ट करो मेरे बिहाफ में, दैट्स इट, मेरे को और कोई पावर आपको नहीं देना है। सो दैट इज अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको एक स्पेशल राइट दिए हम बस, और कुछ नहीं दिए। इस केस में इट वाज अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सारे राइट्स दे दिए गए थे, ठीक है, समझा सबको। चलिए तो देखिए अपने क्या दिया गया है। The appellant was a shareholder of the respondent company along with his daughter and other people. काफी लोग थे appellants, ठीक है। The daughter executed a general power of attorney in favor of her father with respect to the said shares. The appellant and 2 other shareholders of the company jointly filed a petition against the respondent company alleging operation and mismanagement. This petition was signed by the appellant on behalf of his daughter also. उसने अपने बेटी के बिहाफ में भी किया, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर वो बेटी के बिहाफ में नहीं करता तो वो जो मिनिमम लिमिट है ना, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए वो नहीं होते, सो बेटी का होना बहुत जरूरी, ठीक है। द कंपनी चैलेंज्ड द अबव एक्ट ऑफ द एप्लेंट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। कंपनी बोली कि आप अपनी बेटी के बिहाफ में साइन नहीं कर सकते थे, कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द एप्लेंट। क्या प्रिंसिपल्स है? That under the general power of attorney, the appellant's daughter empowered her father to manage and administer her movable and immovable properties, including her shares वगैरह वगैरह, and to take all proceedings before all the authorities and the courts. तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप सारे राइट्स दे देते हो। अगर हम आपको राइट दे रहे हैं कि मेरा घर है, आप उसको अच्छे से उसका सब चीज टेक केयर करो, तो दैट इंक्लूड्स अ राइट टू प्रोटेक्ट, अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई हाउस, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं कि केवल चोर रहा है उनसे प्रोटेक्ट करो, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसमें भी प्रोटेक्ट करोगे। कैसे करोगे? कोर्ट्स में सूट फाइल करके। सो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में सब्जेक्ट मैटर जो भी होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सूट्स भी फाइल कर सकते हो। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मींस एवरी राइट एक्सेप्ट फॉर द राइट ऑफ ट्रांसफरिंग और सेलिंग इट ऑफ, एवरी राइट, ठीक है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में राइट था। सेकेंडली, that such action was taken to protect the interest of the appellant's daughter, ठीक है। यहां पे ऐसा भी नहीं था कि पी पुनैया अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था,
वो अपने डॉटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, तो दैट इज तो इन फर्दरेंस ऑफ द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ओनली। एंड द थर्ड इज वो आई थी थोड़े दिन पहले इंडिया में, जहां पे उनको एप्लेंट ने बता दिया था कि वो ऐसा ऐसा करने वाले हैं, एंड वो इस चीज को एक्सेप्ट की थी कि ठीक है कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज पुन्नैया ने एफिडेविट में लिख के दिया है कोर्ट में। तो एफिडेविट है तो कोर्ट विल रिलाई ऑन इट, बिकॉज एफिडेविट इज अ स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ। ठीक है, तो कोर्ट विल रिलाई ऑन इट, कोर्ट रिलाइड ऑन इट। कोर्ट बोला भाई सब चीज तो इनके फेवर में, क्यों बेवजह का बकवास कर रहे हो। द पेटिशन वॉज हेल्ड टू बी मेंटेनेबल। ठीक है, द पेटिशन वॉज हेल्ड टू बी मेंटेनेबल। समझा ये केस सबको? ठीक है, एक सेकंड बस, मैं कॉल, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो फिर मतलब आज का लेक्चर भी गया मेरा। उनको बोलो तुरंत दौड़ के आने। मेरे ही लेक्चर में सब होता है, मेरे ही लेक्चर में ये खराब होना है, मेरे ही लेक्चर में। सेल चेंज किया ना, नहीं हो रहा है, सेल चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है। कुछ तो आवाज आ रहा है लेकिन, हेलो हेलो, बट इसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए केस नंबर 50 पे है अपने, मैकिन्टॉश बर्न लिमिटेड वर्सेस सरकार एंड चौधरी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। द फोरम इज सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज अ सिविल अपील। तो एपेलेंट कौन है यहां पे? मैकिन्टॉश। एंड सरकार एंड चौधरी एंटरप्राइजेस कौन है? रिस्पोंडेंट। ठीक है, नाउ इसमें क्या हुआ था, सरकार एंड चौधरी एंटरप्राइजेस वॉज ऑलरेडी अ शेयर होल्डर ऑफ मैकिन्टॉश। ठीक है, वो जो भी कंपनी थी उनके पास ऑलरेडी मैकिन्टॉश के कुछ शेयर्स थे। ठीक है, उनका प्रॉपर पहले का होल्डिंग वॉज 28.54%। ठीक है, कुछ दिन बाद सरकार एंड चौधरी बोले कि हम थोड़े शेयर्स और खरीदेंगे, एंड उन्होंने और शेयर्स खरीदे। ठीक है, बट ये जो शेयर्स उन्होंने खरीदा, वो शेयर्स जब ऐड कर दो उनके पुराने होल्डिंग से, तो टोटल हो जाता 39.77%। समझा आपको? तो पहले से सरकार एंड चौधरी के पास था 28.54%। जब बाद में उन्होंने और शेयर्स खरीदे मैकिन्टॉश के ही, तो उनका शेयर होल्डिंग हो गया 39.77%। अब आप जब एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदते हो तो आप क्या करते हो? हेलो 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 हेलो, बगल वाले क्लास से कम कर दिए क्या? देखिए तो एक बार, वही कर देखता हूँ। ये हेलो 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 हेलो, आ गया ना? हाँ अभी आ रहा है। तो ये क्या है, बीच में माइक बंद कर दिए? कम नहीं किया, बंद हो गया था, तो मेरा तो रिकॉर्डिंग रह गया ना। नहीं वो चालू नहीं, कुछ नहीं, वो हटा देंगे आपको सच में। अरे आप हटा देंगे, मेरे को तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो उतना पार्ट, 15 मिनट का पार्ट। ये माइक है ना सर, हाँ उसमें लिया नहीं ना, तभी हो जाएगा। वो आपको वो आप बोल रहे हो विकास सर मना किए, विकास सर बोले जब तक माइक का आवाज नहीं आए उसमें, तब तक वो वाला रिकॉर्डिंग रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेकिन आवाज चालू था, उधर से आवाज कम था, तो उसमें जाएगा ना? पक्का ना? ठीक है ना, देखते हैं। चलिए थैंक यू भैया। ठीक है, चलिए तो हाँ, सरकार एंड चौधरी है, उनके पास 28.54% शेयर्स है। ठीक है, उन्होंने और शेयर्स लिए एंड उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया, 39.77% कर दिया। ठीक है, आप जब कहीं का भी शेयर लेके आते हो तो आपको शेयर को क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे कंपनी को, कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में जो भी है चेंज करती है। मैकिन्टॉश ने मना कर दिया। मैकिन्टॉश बोली हम ये शेयर्स का ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। तो
सरकार चौधरी ने पूछा क्यों नहीं करोगे भाई, मेरी भी तो कंपनी, आपकी अकेले की कंपनी है क्या? मेरी भी तो, ऑफ कोर्स मेरी भी कंपनी है ना, आपकी कंपनी तो है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, आप मैनेजमेंट में हो, इट्स माई कंपनी, आई हैव बॉट द शेयर्स, यू डोंट हैव एनी वैलिड ग्राउंड्स टू नॉट रजिस्टर। सरकार चौधरी ने बोला एक्चुअली आई हैव अ वैलिड ग्राउंड, तो सॉरी मैकिन्टॉश ने बोला आई हैव अ वैलिड ग्राउंड, तो सरकार ने पूछा क्यों, तो मैकिन्टॉश सेड भाई आप ऑलरेडी एक दूसरे कंपनी के कंट्रोलर हो, मतलब आपके पास एक दूसरी कंपनी है एंड वो कंपनी मेरे कंपनी का कंपेटिटर है, राइट? यू आर ऑलरेडी इन अ कंपेटिटिव बिजनेस विथ मी, यू आर अ कंपेटिटर विथ मी, तो हम आपके कंट्रोल को अपनी कंपनी में और बढ़ाने नहीं देंगे, इसलिए आई विल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सरकार ने बोला भाई ये कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं होता है एंड जो डिस्प्यूट पहुंच गया कोर्ट के पास। समझा आपको? बताओ क्या ये फैक्ट कि जो शेयर होल्डर है, जो ट्रांसफरी है, वो किसी कंपेटिटर का कंट्रोलर है, इज दिस अ वैलिड एंड जस्टिफाइड ग्राउंड टू रिजेक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? हाउ मेनी से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? 1 2 क्यों नो? दैट इज तो यस। सो इसलिए आप लोग बोल रहे हो कि मैकिन्टॉश जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर आप ऐसे अपने कंपेटिटर का शेयर्स बढ़ाते जाओ तो भाई वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा आपकी कंपनी में जो आपकी कंपनी को डुबा देगा, वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसका दूसरा कंपनी जिंदा रहे। ठीक है, व्हाई डू यू से नो? दैट्स एग्जैक्टली हाउ टेक ओवर्स टेक प्लेस। यस, बट टेक ओवर्स जो प्रॉपर होते हैं उसके लिए हैव टू टेक ओवर कोड फॉलो करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। कंपनी डिडंट सेल द शेयर्स टू हिम, आई एम द कंपनी। आपके पास पहले से 28% शेयर्स है, आपने मानव से और शेयर्स ले लिए, तो वहां से कंपनी बेचारा क्या करेगा? ओके, सो द कोर्ट हेल्ड द कंपनी कैन रिफ्यूज दिस बिकॉज आपके एओए में लिखा हुआ है कि यू कैन रिजेक्ट इट, बट आप बिना जस्टिफाइड ग्राउंड्स के तो नहीं कर सकते। The biggest justification that you can give is this transfer is against the interest of the company. Obviously, I will not want you to be in control of my company अगर मेरे को पता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और पे भी है। You have a competitive business. मान लो अगर I have another academy जिसमें CS के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है और वो academy मेरी है, I have controlling interest over there. हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मेरे को प्रोफेशनल का 4 सब्जेक्ट दे दो, कोई देगा मेरे को? नहीं देगा, बिकॉज दे विल नो कि हम जानबूझ के प्रोफेशनल में अपना 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, फिर हम प्रोफेशनल यहां डुबा देंगे ताकि मेरा वहां पे ठीक हो जाए, राइट? सो देयर इज अ गुड चांस दैट आई माइट डू दैट, इसलिए मेरे को वो चीज नहीं दिया जाएगा। इसलिए द कोर्ट हेल्ड कि यहां पे ये जो ट्रांसफर है उसको रजिस्टर नहीं करना वाज जस्टिफाइड। समझा? कन्विंस्ड? इट इज बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आप जहां पे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करने का, फ्री ट्रांसफर करने का राइट है, वहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिफ्यूज करने का राइट है इफ दे हैव अ वैलिड ग्राउंड। आप इससे कन्विंस हो ना कि इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के अगेंस्ट रहेगा, सो दैट इज अ वैलिड ग्राउंड। ठीक है, समझा सबको? इस साइड क्या चल रहा है? अच्छा, वो वापस स्टार्ट हो गया। समझा सबको? ठीक है, चलिए तो देखते क्या था। द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एपेलेंट। उन्होंने बोला द रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर इज इलीगल और इम्परमिसिबल or in violation of any law or any other sufficient cause. Conflict of interest in a given situation amounts to sufficient cause. ठीक है, यहां पे conflict of interest हो रहा है बिकॉज मेरे को उस कंपनी में भी इंटरेस्ट है, मेरे को इस कंपनी में भी इंटरेस्ट है, there will be a conflict. So it is a sufficient cause to reject the transfer of shares. समझा सबको ये केस? ठीक है, so the court held that the action of appellant in not registering the transfer was justified. It was a justified action. किसका फोटो देख रहे हैं? ठीक है, चलिए ये वाला केस अपने बाद में करेंगे, अपने आ जाते हैं इसमें केस नंबर 52। 51 we'll do later. केस नंबर 52. 52 is Cheran Properties Limited versus Kasturi and Sons Limited. What is the forum? Supreme Court. What is it?
इट्स इन सिविल अपील, ठीक है। एपेलेंट है चेरान प्रॉपर्टीज एंड रेस्पोंडेंट है कस्तूरियन कंपनी, ठीक है। नाउ यहां पे क्या हुआ था, दो लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन के लिए आप अग्रीमेंट में एंटर करते हो, उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ था देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है। सो अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा दे विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ गया, दोनों जन आर्बिट्रेशन के लिए गए। आर्बिट्रेशन में द ऑर्डर दैट वाज पास्ड अगेंस्ट ए, ठीक है, ए के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया एंड ऑर्डर में लिखा हुआ था ए को कुछ शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे टू बी, ठीक है, ए को कुछ शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे बी। अकॉर्डिंगली बी पहुंच गई कंपनी के पास अपना ऑर्डर लेके, बोली देखो ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, उन्होंने बोला है कि ए के शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, आप अपने रजिस्टर में ट्रांसफर कर लो। कंपनी बोली हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। दिस वाज चैलेंज्ड बाय ए ऑल्सो। ए ने बोला कि अभी तक ट्रांसफर डीड साइन नहीं हुआ है, देयर इज नो ट्रांसफर, तो आप कैसे इस चीज को अपने फेवर में करवा रहे हो। समझा सबको केस, ठीक है। नाउ बताओ इज दिस अ वैलिड ट्रांसफर और नॉट, वाई नॉट, वाई यस। किसको लगता है यहां पे ट्रांसफर रजिस्टर कर लेना चाहिए कंपनी को, बिकॉज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है एंड द ऑर्डर हैज अटेन्ड फाइनलिटी। ऐसा कुछ नहीं कि चैलेंज वैलेंज है में है या कुछ नहीं, इट इज अ फाइनल ऑर्डर। हाँ, ऑल दैट इज डन, या आर्बिट्रेशन ऑर्डर हैज अटेन्ड फाइनलिटी। तो क्या उस केस में कंपनी रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं? कंपनी विल हैव टू, किसी को ऐसा लगता है कंपनी कैन रिजेक्ट द ट्रांसफर बोल के कि ट्रांसफर डीड नहीं है? नहीं ना, राइट। सो यहां पे भी वही चीज हुआ, मतलब दिस वाज पास्ड इन द फेवर ऑफ बी, द जजमेंट वाज पास्ड इन द फेवर ऑफ बी। ऐसा बोला गया आर्बिट्रेशन अवार्ड है, अगर वो फाइनलिटी नहीं आता है उसका, मान लो भी सेक्शन 34 के अंदर उसको चैलेंज कर दिया गया, ठीक है, तब इट्स जस्टिफाइड कि आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। बट जैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल हो गया, मतलब इट्स अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट तो एनीवे उसके बाद अपील भी नहीं रहता आर्बिट्रेशन अवार्ड्स का, तो सेक्शन 34 के बाद कोई अपील नहीं है। सो डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट मतलब वो फाइनल है तो इट्स बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ दैट वो ट्रांसफर हुआ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कभी भी ट्रांसफर होता है तो क्या आपको ट्रांसफर डीड चाहिए होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या आता है? ट्रांसमिशन में क्या क्या आता है? डेट, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, जनरली ये दो ही आते हैं, ठीक है। सो यहां पे बोला गया अगर आप किसी कोर्ट ऑर्डर के अंडर ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में कभी ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए होता है, राइट। तो यहां पे भी ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए होगा बिकॉज वो ऑर्डर वाज फाइनल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था उसको, इट वाज अ वैलिड ट्रांसफर एंड आपको उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए था। समझा सबको, ठीक है। सो ये जो केस है इट इज बिटवीन ए एंड बी। ए बोल रहा है ट्रांसफर नहीं होगा रजिस्टर, बी बोल रहा है रजिस्टर होना चाहिए। कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ बी ना, रजिस्टर होना चाहिए। सो इट्स द रेस्पोंडेंट। समझा सबको? चलिए देखते हैं। An arbitral award was passed against A, that is the appellant, directing them to transfer certain shares to the respondent B. ठीक है? In order to give this effect, B filed an application for rectification of register of members. NCLT ने rectification बोल दिया करो, ठीक है, लेकिन उसी के अगेंस्ट appellant अपील लेके आया है, that is A ने अपील डाली है। A बोला कि NCLT ऐसे कैसे ऑर्डर पास कर सकता है करने के लिए, अभी तक ट्रांसफर डीड साइन ही नहीं हुआ है। कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट, ठीक है, बी के फेवर में किया। उन्होंने बोला आर्बिट्रल अवार्ड में ऐसा लिखा गया था कि रेस्पोंडेंट वाज एंटाइटल्ड टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल एंड सर्टिफिकेट्स विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंट शेयर्स। बेसिकली जो रेलेवेंट शेयर्स थे वो ए को मिलना चाहिए, वो बी को मिलना चाहिए था, ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड में लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंगली दे वर एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर्स। नाउ आर्बिट्रल अवार्ड हैड अटेन्ड फाइनलिटी। फाइनलिटी अगर आर्बिट्रल अवार्ड को मिल जाता है तो वो बन जाता है डिक्री ऑफ, इट एक्ट्स एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। अब भाई कोर्ट का ऑर्डर है, ट्रांसमिशन हो चुका है, यू विल हैव टू रजिस्टर इट। समझा सबको? सबको समझा ये केस? पक्का? किसी को डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी डर भय नहीं? एक तो क्या डिस्कशन चल रहा है यहां पे तब से, ये बताओ। जाते हैं कुछ केसेस चल जाते हैं ऐसे। कल ही आपने एक केस देखा ना, बहुत ही स्टूपिड सा केस था। कौन सा केस था वो जो हम बोले भी थे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट गया फॉर वेरी रैंडम रीजन। जाते कुछ केसेस। तो एक्चुअली होता क्या है ना, हाई कोर्ट तक पहुंचा,
हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला ऊपर, ठीक है, आप चल जाते हो स्पेशल लीव में. नाउ अगेन कुछ जजेस होते हैं जो लोग प्रो एक्सेप्टिंग स्पेशल लीव होते हैं, लोग रैंडम स्पेशल लीव पिटिशंस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. कुछ जजेस होते हैं जो बहुत जरूरी स्पेशल लीव पिटिशंस भी नहीं एक्सेप्ट करते. तो हो सकता है ये स्पेशल लीव पिटिशन पहुंचा होगा वैसे ही रैंडम जज के पास, वो जज ने एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज आगे लेके चले गए. अब फिर तो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का ना. समझा सबको? पक्का ये बात बोल रहा था ना वो. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें. ठीक है, दिस केस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग केस. मतलब अपने जब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकॉर्पोरेशन वगैरह पढ़ते हैं तो अपने सोचते नहीं कि इस एंगल से भी कोई केस आ सकता है. यहां पे आया है. ठीक है, द केस इज केस नंबर 53, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, तो मतलब टैक्स रिलेटेड केस होगा ऑब्वियसली. इस केस में हुआ था क्या, ये देखिए. इसके पहले वाला केस सबको समझा ना? हाँ ना. इस केस में देखो क्या हुआ था. एक कंपनी थी. कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन कराता है? प्रमोटर्स. ठीक है ना, हम सबको पता है प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी एट ऑल. ठीक है, बट वो होते हैं नॉर्मल प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे क्या हुआ, कंपनी 1 नवंबर को इनकॉर्पोरेट हुई. ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो प्रमोटर है उसने कंपनी के नाम पे बिजनेस किया है. उसने जो भी बिजनेस किया है सब कंपनी के नाम पे किया है. उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया है अपने सारे लोगों को कि कंपनी के नाम से सामान जा रहा है, कंपनी के नाम से सामान आ रहा है. हो सकता है उनका इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट्स आने में लेट हो गया, इसलिए 1 नवंबर को हुआ. पहले सब डिसाइड हो गया था कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पॉसिबली शायद फाइल भी हो गया था. ठीक है, लेकिन इनकॉर्पोरेट हुआ ऑन 1 नवंबर. 1 नवंबर को इनकॉर्पोरेट हुआ है. उसके एक महीना पहले से ही प्रमोटर कंपनी के नाम पे बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो प्रॉफिट्स दे भी दिया उसने कंपनी को. यहां तक समझा सबको? सबको समझा? सो इट इज डिफरेंट देन अ नॉर्मल प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहां पे इस केस में फिर इनकम टैक्स का जब रिटर्न फाइल करने का बारी आया तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने बोला ये जो प्रॉफिट है ये हम कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे. I will add it to the profits of the company because नॉर्मल में अगर होता तो हम नहीं करते, बट प्रमोटर ने कंपनी के नाम पे किया सब चीज. प्रमोटर ने सबको रिप्रेजेंट ऐसे किया कि वो कंपनी के तरफ से डीलिंग कर रहा है एंड सारे प्रॉफिट्स उसने कंपनी को लाके दे दिए. तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ओनली. ठीक है, सो आई विल ऐड दिस प्रॉफिट इन द रिटर्न ऑफ द कंपनी, इन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. कंपनी का एक ही स्टैंड है, हम 31 अक्टूबर के पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उसके पहले का प्रॉफिट आप मेरे को दोगे ही कैसे? जस्ट प्रूव हाउ दोज आर माई प्रॉफिट बिकॉज इन द गिवन फैक्ट दैट आई डिड नॉट इवन एग्जिस्ट बिफोर दैट डेट. वो लोग का ये बोलना है बस, भाई हम अगर एग्जिस्ट करते तो आप मेरे को देते, मेरे को चलता. हम एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए, हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं 1 नवंबर के पहले? कुछ ही भी तरीके से हम कैसे कमा सकते हैं? कंपनी कमिश्नर ने बोला आई डोंट केयर आप एग्जिस्टेंस में कब आए, आपके नाम पे सब चीज हो रहा था, आपके ऐसे लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट किया गया कि आपने ही वो प्रॉफिट कमाया है एंड अल्टीमेटली वो प्रॉफिट का बेनिफिट भी आप ही को मिला है. सो प्रॉफिट आप ही की है. आप एग्जिस्टेंस से पहले आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों पक्षों का आपको स्टैंड समझा? दोनों पार्ट क्या बोल रहे हैं? नाउ बताओ किसके फेवर में जाएगा? कमिश्नर के फेवर में जाएगा या कंपनी के फेवर में जाएगा? क्यों? अरे बट कंपनी के नाम पे चल रहा था सब चीज. बट हमने सारे प्रॉफिट्स आके कंपनी को पकड़ा दिए. सो आप लोग सब लोग इस चीज से अग्री करते हो कि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी इसलिए वो प्रॉफिट्स उनको नहीं दे सकते? और कोई रीजन? अच्छा पहले बात तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि दे सकते हैं बिकॉज उसके नाम पे सारा बिजनेस किया जा रहा था. सबको लगता है कि आप वो प्रॉफिट्स कंपनी के नाम पे टैक्स नहीं लगा सकते. तो अब फिर ये बता दो कि एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको छोड़ के कोई और रीजन? नहीं किया ना, कंपनी को प्रॉफिट दिया, कंपनी ने प्रॉफिट ले लिया. टैक्स लायबल नहीं होगा. ठीक है, तो कोर्ट ने भी ये होल्ड किया. कोर्ट ने बोला इररेस्पेक्टिव कि आपने प्रॉफिट एक्सेप्ट किया था, प्रॉफिट कब अक्रू हुआ?
1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। हम जब इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो हम जब अक्रू हो रहा है तब का बनाते हैं, या जब आपको कैश मिल रहा है तब का भी बनाते हैं, तो वो भी आपको अक्टूबर में मिला। हम इस कंपनी का रिटर्न बनाना ही स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 नवंबर, तो हम उसके पहले का कहां से कोई भी प्रॉफिट को मानेंगे? मतलब वो इट इज नॉट पॉसिबल इन लॉ ओनली। समझा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो देखो ऐसे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो हम इस चीज को नहीं ले सकते। देखिए अपने नोट्स में क्या दिया गया, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैड कैरीड ऑन बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड हैड रिसीव्ड इतना अमाउंट एज इनकम। द ITO while assessing the company's total income sought to add the above mentioned pre-incorporation income to the income of the company। ठीक है, डिपार्टमेंट का कहना था इनकम तो असली में कंपनी की ही हुई है, बिकॉज प्रमोटर ने कंपनी के बिहाफ में ही एक्ट किया, एंड जो इनकम हुआ था उसको कंपनी ने आफ्टर अपना इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट भी किया। प्रॉफिट ले लिया ना, पैसा ले लिया ना, अपने अकाउंट में डाल दिया। अगर आप पैसा नहीं लेते तो ऑब्वियसली हम आपको नहीं लायबल करते, बट आपने पैसा लिया ना तो आप लायबल हो। आईटैट ने बोला कि इनकम इज नॉट लायबल टू बी एडेड। आईटैट के पास दिमाग था यहां पे, उसने बोला भाई यहां इनकम आप नहीं ऐड कर सकते बिकॉज वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, बात ऊपर आते आते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मतलब आईटैट के बाद हाई कोर्ट गए होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी के फेवर में ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रमोटर्स एंड कंपनी आर डिफरेंट लीगल पर्संस। तो जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती है तब तक आप प्रमोटर्स के प्रॉफिट को कंपनी का प्रॉफिट नहीं मान के रख सकते। ठीक है, it is the promoter who carried on the business and received the income when it accrued, and therefore प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे, बिकॉज उस समय कंपनी थी नहीं। somebody will have to pay tax, right? किसने बिजनेस किया? प्रमोटर ने। किसने प्रॉफिट लिया? प्रमोटर ने। बाद में प्रमोटर उस प्रॉफिट को कुछ भी करे, अपने ऊपर यूज करे, कंपनी को दे, दैट इज प्रमोटर का लुकआउट। प्रॉफिट आया प्रमोटर को है, प्रमोटर विल पे द टैक्स, द कंपनी विल नॉट पे एनी टैक्स। समझा आपको? सो इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन द सेड अमाउंट। समझा आपको सबको? समझा ये केस सबको पक्का? चलिए और एक केस करना है कि यहीं पे थांबे, यहीं पे रुक जाए। ठीक है, कितने केसेस किया आपने? 5 की 6 किया ना? हाँ तब ठीक है। अगर वो बीच में वो चीज नहीं हुआ तो एक और कर ही लेते अपने। चलो कोई नहीं, स्पीड अच्छा जा रहा है। तो आज एक फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं अपने जो केसेस किए, एंड देन वील कॉल इट अ डे। सबसे पहला केस मून्स प्राइवेट लिमिटेड। वो वाला केस में ये था कि दो कंपनीज को कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप अमालगमेट करो। उनको नोटिस भेजा गया, उनसे ऑब्जेक्शन मांगा गया, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, गवर्नमेंट रिजेक्टेड दोस ऑब्जेक्शंस एंड पास्ड एन ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल किया कंपनी ने। उनका बोलना ये था, पहली बात तो आपने दोनों कंपनीज का पर्सनल हियरिंग दिया, आपने बाकी स्टेक होल्डर्स का पर्सनल हियरिंग नहीं लिया। सेकेंडली, हमारे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया गया इसलिए रिजेक्ट कर दिए। अगर हमारे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करते तो आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करते। थर्ड क्या था कंटेंशन, कि जो डॉक्यूमेंट्स पे आपने रिलाई किया है वो डॉक्यूमेंट्स को आपने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। एंड फोर्थ कंटेंशन वाज, ड्राफ्ट ऑर्डर में जो रीजन दिया गया था इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल रीजन जो नॉर्मल ऑर्डर में दिया गया, फाइनल ऑर्डर में दिया गया। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट आपके चारों के चारों ग्राउंड्स आर इनवैलिड एंड बकवास, कोई भी स्टैंड नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ, एंड हेंस द ऑर्डर पास्ड इज एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, इज अ वायबल ऑर्डर, इज अ वैलिड ऑर्डर इन द आइज ऑफ लॉ। समझा? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या था अपना केस? दिव्या मैन्युफैक्चरिंग। दिस केस डेल्ट विथ ऑक्शन। हाँ, अपना कोई प्रॉपर्टी था, एक कंपनी को ऑक्शन करना था उसका, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था द सेल जो भी होगा विल बी कंडीशनल टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। उन्होंने ऑक्शन किया, ऑक्शन के पहले जो कंपनी ने बिड लगाया था वो पहले 37 लाख बोल रही थी, ऑक्शन हम लोग ने मना कर दिया, हम लोग बोले 37 लाख में नहीं बेचेंगे। ऑक्शन में उसने बिड लगाया 1.3 करोड़ का, विच वाज द हाईएस्ट बिड, उनको हम लोग ने दे दिया। बट हम अभी भी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किए हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जब हम कोर्ट के पास गए, कुछ और थर्ड पार्टीज आए, उन्होंने बोला भाई हम 2 करोड़ देने के लिए रेडी है। हम लालचपन में आके बोले ठीक है तुम 2 करोड़ में ले जाओ। इस चीज से दुखी होके जो बिडर्स थे उन लोग गए कोर्ट के पास। कोर्ट ने बोला पहली बात तो आपका जो सेल था वो एब्सोल्यूट नहीं हुआ था, कोर्ट का अप्रूवल रुका हुआ था, कोर्ट को इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। इस इंस्टेंट केस में आपके ऑक्शन में जो आपको प्राइस मिल रहा है इज लोअर देन दी मार्केट प्राइस, लोअर देन दी फेयर वैल्यू, एंड हेंस आपको हम ये सेल लेके आगे जाने नहीं दे सकते। बट ऑल्सो हम वो 2 करोड़ वाले को भी नहीं दे सकते बिकॉज दैट विल बी अनफेयर। तो हम एक काम करते हैं, नया ऑक्शन करो, बेस प्राइस 2 करोड़ रखो विच इज द नॉर्मल मार्केट प्राइस, एंड जो उसके ऊपर जो भी आएगा उसके सेल फाइनल कर देंगे हम। ठीक है, थर्ड केस वाज
पी पुनैया, इस केस में एक बंदा था, उसकी बेटी थी, बेटी के पास भी शेयर्स था कंपनी का, बंदे के पास भी शेयर्स था। बेटी ने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया था इन फेवर ऑफ द फादर, बोली थी इस शेयर से रिलेटेड जितने डिसीजंस है मेरे फादर कैन टेक ऑन बिहाफ ऑफ मी। फादर थॉट कि किसी और शेयर होल्डर के साथ मिलकर कि इस कंपनी के अगेंस्ट अपने को पेटिशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट लाना है, बट उनको शेयर होल्डर्स कम पड़ रहे थे। सो फादर बोला हम अपनी बेटी के बिहाफ में भी साइन कर देते हैं। कंपनी ने इस चीज को चैलेंज किया। कंपनी बोली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का जो पेटिशन लाने का राइट है इज अ वेरी पर्सनल राइट एंड हर इंसान को खुद से साइन करना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी विल नॉट वर्क ओवर हियर। फादर ने दिखा दिया कि उसने पहली बात तो पावर ऑफ अटर्नी में ये राइट आता है, सेकेंडली उसने अपनी बेटी का अलग से इस चीज के लिए परमिशन भी लिया था। इस चीज को दिमाग में रखते हुए द कोर्ट हेल्ड कि फादर के पास राइट था टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द डॉटर। नेक्स्ट केस मैकिन्टॉश के पास एक शेयर होल्डर से सरकारन चौधरी करके, उनके पास 29% अराउंड शेयर्स ऑलरेडी थे। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से और शेयर्स ले लिए जिससे उनका टोटल शेयर होल्डिंग पहुंच गया 39% तक। वो जब उन शेयर्स को रजिस्टर कराने के लिए पहुंचे कंपनी के पास, कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने मना करने का रीजन ये दिया कि आप ऑलरेडी किसी और कॉम्पिटिटर का कंट्रोल रखते हो, तो इसलिए मेरे पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ये राइट है कि हम आपका शेयर्स का ट्रांसफर रिजेक्ट करें। द कोर्ट हेल्ड कि वो रिजेक्ट कर सकता है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सफिशिएंट कॉज जो जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस चेरान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, आर्बिट्रेशन। वहां पे एक आर्बिट्रेशन ऑर्डर पास किया गया था जिसके हिसाब से ए को कुछ शेयर्स ट्रांसफर करने थे ऑन द नेम ऑफ बी, इन द नेम ऑफ बी। बी ने जब आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल हो गया कि बी गया कोर्ट के पास एंड बोला हमारे फेवर पे इस चीज को रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर दो। ए ने इसको चैलेंज किया, ए बोला कि अभी तक ट्रांसफर डीड बनाई नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। कोर्ट ने होल्ड किया कि बिकॉज आर्बिट्रल अवार्ड इज इक्वल टू अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट, दिस ट्रांसफर इज हैपनिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड हेंस देयर नीड नॉट बी एनी ट्रांसफर डीड to be executed between the parties. And the last case that we saw was CIT versus City Mills Distributors. यहां पे ऐसा बोला गया कि क्या था यहाँ पे, हाँ, कोई प्रमोटर्स थे कंपनी के, उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले कुछ बिजनेस किया था इन दी नेम ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड जो भी प्रॉफिट आया था वो कंपनी को दे दिया। कंपनी ने खुशी खुशी वो प्रॉफिट एक्सेप्ट भी कर ली। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जरूरत पड़ा तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बोला सिंस आपने आपके बिहाफ में हुआ ये पूरा बिजनेस एंड आपने प्रॉफिट्स एक्सेप्ट भी कर ली, हम इस प्रॉफिट को कंपनी के नाम पे डालेंगे, हम प्रमोटर के नाम पे नहीं डालेंगे। द कोर्ट हेल्ड कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो बिकॉज उस डेट के पहले तक कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इनकॉर्पोरेशन के पहले तक कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने किसी के बिहाफ में किया है बिजनेस, आप बाद में कंपनी ने प्रॉफिट्स भी एक्सेप्ट कर लिया, दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द, दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी एडेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द कंपनी। इस पे टैक्स तो प्रमोटर्स को ही पे करना पड़ेगा। चलेगा सबको ये 6 केसेस समझ में आए आज के, ठीक है। चलिए तो फिर आई विल सी यू गाइस अगेन एट द सेम टाइम टुमारो। थैंक यू सो मच।